ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बस आपने कनाडा का कर लिया नकल, हम पंजाबियों का कर रहे हैं नकल। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ 700 रुपया, 200 रुपया ले लेंगे। ये बिल्कुल पंजाबी अपने आप को ठग रहा है। अगर ऐसा होता तो आप बताओ, आप यहाँ से जब लेबर क्लास के लोग आते हैं तो आप स्टेशन पे क्यों खड़े रहते हो कि भाई मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो। शराब भी देते, मुर्गा भी देते, कुक्कड़ भी देते हो। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर बिहार डेवलप हो गया तो यही लोग रोएंगे फिर। ऐसा तो फिर ट्रूडो भी कहेगा कनाडा में कि भाई ये मेरा हक मार रहा है। अभी अमेरिका में वही बोल रहा है, ट्रम्प भी यही बोल रहा है कि सारे वहाँ के लोग बोलते हैं, इंडिया वाले लोग। अमेरिका में कई कंपनी ने लिख रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात, वहाँ पे लिख रहा है इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल हायर इंडियन, क्योंकि वो काम करेंगे, वो सैटरडे संडे भी काम करेंगे और अमेरिकन दारू पियेंगे। वही हाल पंजाबियों का हो गया कि भाई काम करने के लिए तो बिहारी है ही है। अपने ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। टाटा भी सब्जी बेचती है, हाँ, टाटा भी सब्जी, रिलायंस भी सब्जी बेचती है, बेच दे। वो बाजार में सब्जी बेचे तो ठीक, मैं रेडी पे सब्जी बेचूं तो खराब। अडानी साहब किसी दिन स्कूटी पे घूमते थे जी। वो अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जो स्कूटी पे लोग चलता है उसको भी बहुत प्यार करता हूँ। आपके पंजाब में मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, यूएसए से आकर के कुछ लोग स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं, लाखा कमा रहे हैं। भाई तू करना, वो नहीं, वो मेहनत नहीं करेगा। हाँ, कनाडा जाकर के बड़ा पाव या बर्गर वहाँ बेच लेंगे, लेकिन यहाँ पे KFC में बेचने में उनको शर्म आती है। किस बात का शर्म भाई? चोरी करने में शर्म होता है, नशा का व्यापार करने में शर्म होता है। मैं बताया ना कि 4.5 करोड़ माइनस में हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगा। आज जो जमीन बेच करके जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीन उसके बाप दादे, उसके पूर्वज का है, तू कौन होता भी बेचने वाला? तेरे को किसने दिया हक बेचने का? तू अपना कमा। आज मैंने जो बताया कि मैंने घर बेच दिया, मेरी अपनी कमाई हुई थी, मैंने बेचा, मैं अपने बाप दादे का नहीं बेचा है। मैंने पंजाब के लिए बहुत काम किया है, पानी के लिए, वातावरण के लिए। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਿल्कुल? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% कि आप एक मशीन लगा के तो देखिए, आप मुझे पैसे दो, मैं आपका पूरा ठीक कर देता हूँ। आप बोलोगे तुम ही सब कुछ करो, तो मैं तो भैया अपना 4.5 करोड़ लगा चुका हूँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ। ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਰੜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਦਰਬੰਗਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। जहाँ तक सफ़र की गल है जी, तो सफ़र तो सुहाना सफ़र है जी। वाह जी वाह वाह। सुहाना सफ़र इवें कि जे तुसी पहाड़ ते चढ़ोगे तो कदे ऊपर कदे नीचे, कदे ऊपर कदे नीचे, फिर तुहानू मंजिल मिलेगी। जी जी जी। ऐ कहना कि जी मंजिल सीधे मिलेगी, ऐ नहीं है, ऐ नहीं है। मेहनत करो ते फोकस रखो और परमात्मा ते छड़ दो। जे तुम्हारा एम सही है, तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुसी सही चीज़ नहीं प्राप्त करोगे। बिहार तो पंजाब आने का की मकसद सी जी? मकसद ऐसी कि साढ़े रिश्तेदार जी, मेरी बहन जी खरड़ विच रहिंदी सी जी, कोई कारण सी हमारे जीजा जी थे जॉब करते सी, तो तां असी खरड़ आए और मिलन वास्ते आए कि चलो कितने रहने क्या रहने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इधर आके देखा कि भाई खरड़ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ सिटी ब्यूटीफुल, हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ शहर, तो ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ सोच देख के हुई है जी। मैं थोड़ा पंजाबी फ्लुएंट नहीं हाँ, ता करके हिंदी च भी गल करूँगा। चलूगा जी, हिंदी पंजाबी मिक्स ही चलू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पंजाबी की जो असलियत है, जो जज्बात है जी,
उसको आजकल यूज नहीं हो रहा है। वो अच्छा। डाइवर्ट हो गया है। डाइवर्ट इस तरह से हो गया है, जैसे देखने में आते हैं कि सबसे उड़ता पंजाब बीच में आ गया था, फिल्में भी बनी। हाँ। क्यों बना ऐसे? जिसके गुरु, जिसके ग्रंथ इतने पवित्र, इतने उच्च, इतनी सारी चीजें, इतने साइंटिफिक, वहां पे ऐसा क्यों हुआ? ये सोचने वाली बात है। जहाँ के मेहनत कश लोग, पंजाब एक ऐसी धरती थी 1947 में एज पर हिस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। अगर आप 1947 या उससे पहले की बात करें जी, क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं था। जब नई सरकार आई और उन्होंने यहाँ पे हरियाली का व्यवस्था किया, पानी का व्यवस्था किया, भाखड़ा डैम बना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, तो पंजाब इंडिया का नंबर 1 राज्य बना। जी, लेकिन वही पंजाब आज पीछे जा रही है। दुख की बात है। पंजाबियों की जो वो चीज़ है, जो लोगों को सेवा करने की जो भावना है, जी, दूसरों को सहायता करना, दूसरों को अपनापन देने की जो बात है, मैं तो इसका कायल हूँ। मैं एक साधारण इंसान बिहार से चल करके आया, यहाँ मेरी बहन रहती थी, लेकिन बहन से मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट क्या मिलता? जो मेरा इंटेलेक्चुअलिटी था वो सपोर्ट तो मुझे पंजाबी सिख भाइयों से मिला। अच्छा जी, ओके में बहुत लंबी कहानी है, थोड़ी थोड़ी सुना दो। अब ये है कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं 94 में डाबर इंडिया ज्वाइन किया, जी। क्योंकि मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ था। जी, तो दिल्ली आया हुआ था किसी दोस्त मित्र के यहाँ पे एक इंटरव्यू देने के लिए सीबीआई का। जी, तो जिसके यहाँ रुका हुआ था उसने कहा कि डाबर में इंटरव्यू निकली हुई है केमिस्ट्री ऑनर्स की, जो केमिस्ट्री ऑनर्स है उसका, तुम चलो तुम ही इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा यार मैं तो बड़ा काम करना चाहूँगा, ये छोटा मोटा काम नहीं मुझे करना। जी, तो उसने मुझे कहा कि इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हें हो ही जाए? जी, तो मुझे चैलेंज लगा। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, फिर कब है इंटरव्यू? कहता चलो, जिस दिन था मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ जी, परमात्मा ने मुझे ब्राह्मण के कुल में जन्म दे दिया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। जी, तो हमारे नाना जी का देहांत हुआ था, तो हम लोग जब कोई देहांत होता है तो बाल कटवाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जी। हमारा जो हिंदू धर्म है, तो हम बाल कटवाए हुए थे। तो हम टोपी भी पहने हुए थे, और बारिश का महीना था, अगस्त का महीना था, तो हम चप्पल पहन के इंटरव्यू देने गए थे। अच्छा, अब कमाल की बात है कि इंटरव्यू देने गए हैं टोपी पहन के, चप्पल पहन के, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बगल में एक इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इंटरव्यू डाबर वालों ने रखी हुई थी। तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे कि तुम्हारा तो नहीं होगा। मैंने कहा क्यों भाई, मेरा क्यों नहीं होगा? कहता तुम टोपी पहन के कोई इंटरव्यू देने आता है, और भी चप्पल पहन के। तो मुझे तो करना तो था नहीं, दिल में था कि मुझे कौन सा करना है। तो मैंने मजाक में कह दिया भाई मेरा ही होगा। वो लोगों ने बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं सब में अलग हूँ, यहाँ कोई टोपी नहीं पहना हुआ है, मैं अकेला हूँ जो टोपी पहना हुआ हूँ। जी, ये मजाक की बात थी। संजोग से टाइम आया, मैं जहाँ इंटरव्यू का कमरा था उसमें गया, तो उन्होंने देखा मेरा केमिस्ट्री में 78% मार्क। तो थोड़ा 2 लाइन उन्होंने अंग्रेजी में पूछा मुझे, डू यू नो अबाउट डाबर? तो मैंने कहा यस आई नो अबाउट डाबर। तो फिर उन्होंने हिंदी में पूछा डाबर के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा जी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, आपका एक दंत मंजन आता है और टीवी पे ऐड आती है, वो कहते हैं मास्टर जी आपका दांत, वो कुछ इस तरह के ऐड आते हैं, बस हमको यही पता डाबर के बारे में। तो वो हंसने लग गए। कहता और कुछ? मैंने कहा नहीं। कहता यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जॉब के लिए। मैंने कहा सर कमाल करते हो, अगर जॉब नहीं करना होता तो मैं इंटरव्यू देने क्यों आता? जी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने देखे और कहते कि आपने बाल क्यों कटवाया हुआ है? मैंने कहा सर ऐसा है, हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे नाना जी का देहांत हो गया तो मैं इसके लिए बाल कटवाया हूँ। और फिर मैंने कहा कि नाना जी से याद आया मुझे कि हमारे नाना जी बहुत बड़े वैद्याचार्य हैं, जो वैद्य होते हैं, वैद्य जो जड़ी बूटी को जानते हैं, वैद, हाँ। वो वही हैं वो। और आप जड़ी बूटी के बारे में ही आपकी कंपनी है। कहते हैं आप जड़ी बूटी के बारे में जानते हो? मैंने कहा बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन एज सच ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं जानते हैं, एज ए बॉटनी कुछ कुछ जानते हैं। तो इंटरव्यू हुई और कहते हैं आपका सिलेक्शन हो, मैं करता हूँ। मैंने कहा कर लो। तो कहते हैं आप बाहर बैठो। मैंने कहा बाहर नहीं बैठूंगा मैं, मुझे साथ के साथ आप वो लेटर दे दो, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। हाँ। कहता वो क्यों? मैंने कहा कि ऐसा है कि मेरे साथ जो आए हैं उसका नहीं हुआ है और मैं दिल्ली पहली बार आया हूँ, अगर वो पहले चला गया तो मैं तो दिल्ली में गुम हो जाऊँगा। तो मुझे पता नहीं ना, पता नहीं, बिल्कुल। मैं पहली बार दिल्ली आया बंदा,
तो कहते ठीक है। वो बेचारे मेरे साथ ही निकल के आ गए बाहर। सारे लोग हैरान, यार इसने ऐसा क्या जवाब दिया कि इंटरव्यूअर बाहर आ गए। उन्होंने फटाफट दिया। तो जो लेटर दे रहा था तो उन्होंने कहा कब ज्वाइन करेंगे? परसों। मैंने कहा नहीं जी, मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। कहता क्यों? मैंने कहा यहाँ पे एम्स है, उसमें मुझे दांत दिखानी है, मुझे दांत की प्रॉब्लम है, वो दिखाने के बाद मैं ज्वाइन करूँगा। तो वो मेरा मुंह देखा, कहता यार कमाल आदमी है तू। मैंने कहा देना है दो, नहीं देना नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं। कहते ठीक है, 15 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दे दिया। तो ये बहुत बड़ी कहानी। हमें जॉब मिल गई, हम जॉब किए वहाँ पे एज ए केमिस्ट जॉब किए। च्यवनप्राश वगैरह हम बनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, थैंक्स टू डाबर कंपनी। कुछ दिन के बाद कुछ ऐसे सिचुएशन हुए कि हम वो जॉब छोड़ दिए, क्योंकि मुझे कुछ और करना था, मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो जॉब छोड़ने के बाद उसकी भी एक कहानी थी, जानबूझ करके नहीं छोड़ा। हुआ क्या कि मेरे बारे में एक शिकायत कर दिया कि भाई ये लड़का ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि मैं मैनेजर का सुनता नहीं था जी। हमको नहीं पता था कि मैनेजर की चापलूसी करनी पड़ती है, तब जा कर के सारा कुछ चलता है। तो जो कंपनी का मालिक थे उस समय, ज्ञानचंद बर्मन, उनका बेटा अभी CEO है डाबर का जी। वो आते थे, जब हम लोग थे तो वो आते थे, सीखते थे उस समय, मतलब पढ़ते लिखते थे। तो वो ज्ञानचंद बर्मन को लगा यार मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, उसमें एक लड़का कैसे ख़राब निकल गया। उन्होंने कहा बुलाओ उसको। मुझे बुलाया तो मैं डर गया, यार मैं तो कोई चोरी चकारी तो की नहीं है। तो जब वहाँ पे गया तो उनके कमरे में, तो उन्होंने मुझे ऐसे अपना मेरा प्रोफाइल दिखाया। कहता योर CR इज़ नॉट गुड, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मैंने कहा आई थिंक योर कंपनी इज़ नॉट गुड। कहता वाई? मैंने कहा आई हैव डन वर्क सो गुड, मैंने संडे को भी काम किया, इतना बेहतर काम किया, फिर भी अगर मुझे इस तरह का वो मिल रहा है, इट मीन्स ये कंपनी काम करने लायक नहीं है, मुझे ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए। और ये बोल करके मैं उठ गया। वो कहते नहीं कूल डाउन, बैठे बैठे हो गया, नो नीड टू वर्क इन योर कंपनी, आई एम गोइंग टू रिजाइन राइट नाउ। क्योंकि मुझे तो था कि यार ये इतना अच्छा काम किया, वाकई मैंने 26 संडे काम किया था, उसके लिए मुझे कुछ मिले नहीं थे, क्योंकि मैं एक पैशन था, जो करो अच्छे से करो। मैंने लगा अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ है, तब ये हालात है, कल को बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर ये निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा जी। तो मैं फर्स्ट बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर से उतर रहा था, और वो जो मैनेजर मेरा CR बनाया था वो आ रहा था ऊपर। उसने मुझे बीच में बोला क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं किसी हरामजादे ने मेरा वो बनाया। कहता गाली मत दो। अब मुझे नहीं मालूम था कि उसने ही बनाया। फिर मैं आ गया और मैंने बोला नहीं मैं तो रिज़ाइन करूँगा, आप भी रिज़ाइन। मैंने रिज़ाइन लिख करके दे दिया। कहता नहीं तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। और उनके PA वगैरह ने बोला नहीं आप थोड़ा ठंडा हो जाओ। मैंने कहा कोई ठंडा नहीं होना, मुझे काम ही नहीं करना है। और मैं आ गया घर और फिर छोड़ दिया मैंने। वो मुझे जॉब नहीं करनी थी, रिज़ाइन मेरा लिया नहीं। वो छोड़ने के बाद सोचा मैं 10 दिन घूम करके आता हूँ खरड़। तो उस समय कितनी तनख्वाह मिलती थी डाबर कंपनी? हमें 1500 रुपये हमारी तनख्वाह थी। अच्छी सी 1500 रुपये उस समय? बहुत अच्छी थी, मतलब 1500 इतने ज़्यादा थे कि खाना पीना घर का किराया देने के बाद भी 1000 रुपया बचता था। और 1000 रुपया जो मैं अपने गाँव भेजता था तो हमारे गाँव में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत था। कमाल की बात, असल बात क्या था, रुपया ज़्यादा नहीं होता है, आपकी ज़रूरतें जानबूझ करके आप बढ़ा लेते हो। करोड़ों रुपए की आपकी सैलरी हो जाए और आपकी ख्वाहिश अंबानी वाला हो जाए और अडानी वाला हो जाए तो आप तो फिर गिरोगे ही ना, फिर जीरो ही है। फिर जीरो है। क्योंकि 1000 रुपया था, अगर हम दारू पीते तो फिर मेरे लिए कुछ नहीं था, अपने को कोई नशा नहीं था, तो 1000 रुपया बहुत था। अच्छा, नौकरी छोड़ के फिर सीधा फिर भैन को लाके खरड़ आ गए? मैं आया कि चलो इन लोगों से मिलजुल लेते हैं। कमरा वहीं रखा ही हुआ था, कमरा छोड़ा नहीं था। हम इनसे मिलने के लिए आ गए। मिलने के लिए आए तो वही सोच बैठे, अब जो पढ़ने लिखने वाला आदमी है वो तो बैठेगा नहीं। तो मेरे भांजी सब छोटे थे, एक 8वीं में पढ़ती थी मेरी भांजा शायद 10th में पढ़ता था। तो उसको ट्यूशन क्या घर में पढ़ाते थे। तो वो पढ़ाने के क्रम में ही एक इंग्लिश का वर्ड जो है मेरी भांजी को नहीं आता था, वो वर्ड मुझे भी नहीं आता था। अच्छा, कुदरती। तो मैंने कहा डिक्शनरी में देखो, तो डिक्शनरी देखने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, वो बड़ा अल्फाबेटिकल बच्चे को ना वो ढूंढने में टाइम लगता। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर जो वर्ड जिस तरह से आया है किसी चैप्टर में, उसको अगर वैसे ही लिख करके उसकी हिंदी और पंजाबी कर दी जाए, अच्छा, तो बच्चों को आसान होगा और बच्चे सारे वर्ड याद भी आसानी से कर लेंगे जी। तो वो मैंने पहले नोट पे लिखा, इंग्लिश और उसका हिंदी,
डिक्शनरी से देख करके कुछ वर्ड आते थे, कुछ नहीं आते थे। और मुंडी खरड़ में एक लड़का है, उसको मैंने बोला यार इसको तू ना पंजाबी कर दे। अच्छा, तो उसने पंजाबी कर दिया। अच्छा, पहला इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर पंजाबी तीनों चीज़, तीनों लैंग्वेज हो गई। तीनों लैंग्वेज। अच्छा। और एक फेस मोहाली में एक तब तक एक हमारे जान पहचान हो गए थे एक सरदार जी से। अच्छा। हरमिंदर सिंह जी इस समय कनाडा में रहते हैं। अच्छा, हमारे परम मित्र हैं वो। अच्छा। हमेशा बातचीत होती रहती है। अच्छा। तो उनके पास कंप्यूटर था। तो मैंने कहा भाई साहब इस कंप्यूटर में छापो इसको। और मुझे कंप्यूटर का तो ज्ञान नहीं था। अच्छा। तो वो कंप्यूटर में उन्होंने डिजाइन करके तैयार कर दिया। कहते इसमें पैसे लगे। मैंने कहा 1000 छापो। तो 2100 रुपये लगे छापने में। 1000 किताब दे 2000 रुपया लगा साडा। हाँ, लगभग। मतलब 2.25 रुपए की किताब बन गई। जिनके घर में 2.25 रुपए दी। जी, जिनके घर में मैं रंधावा रोड पे रहता था। हाँ। अब अपने पास पैसे तो थे नहीं किराया देने के लिए। मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मुझे पैसे दो, मैं किताब छापूंगा, बेचूंगा, तो आपका ये किराया भी दूंगा और अगला भी दूंगा। अच्छा। तो वो मैडम कहती है यार तू तो चंगा बंदा है। हाँ, उल्टा ले जाता सारे को पैसे, किराया भी नहीं देता। वो मैडम बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती थी। तू कहता तू पैसे दे तो फिर किताब बेचूंगा, फिर पैसे दूंगा, यार तू कमाल का बंदा। मैंने कहा देख लो, जे तुहानू देना है तो किराया भी मिलना है, जे नहीं तो फिर मैं छड़ देना। कहते नहीं फिर मैं दूंगा, तू बंदा बढ़िया लगता है। अच्छा। फिर उन्होंने पैसे दिते। फिर इस करके अच्छा, किताब छापने वास्ते पैसे ले ले। जी, साढ़े कुल तो पैसे नहीं सीगे। अच्छा। तो सब कुछ छेड़ छुड़ के आगे सी परिवार दे सारे मेंबर, पिताजी माताजी सब पागल समझते थे क्योंकि 1000 रुपया महीना 1500 की नौकरी छड़ी। 1500 नौकरी छड़, मल्टीनेशनल कंपनी डाबर। हाँ। मल्टीनेशनल कंपनी छड़ के बंदा जीरो हो जाए तो पागल ही कहेगा। जे इस टाइम लगे रहते शायद 15 लाख रुपया पैकेज होंदा महीने का। खैर वो तो मैं बहुत ज़्यादा कर लिया। अच्छा, ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो तो मैं लास्ट मेरी सैलरी 35 लाख तो बच थी सालाना। तो अलग कहानी है। अच्छा। बहुत बड़ी है अपना। फिर मैं उस करके इधर आ गया। जी। फिर वो किताब छपवाई और सबसे पहले उसी स्कूल में गए जिस स्कूल में मेरी पांची पढ़ती थी। हाँ। अच्छा। वो वहाँ पे चरणजीत मैडम थी जो आज अभी भी मिलती है मैडम। अच्छा। हमने वो किताब उनको दी। वो मैडम कहते हैं कि 10 किताब मुझे दे दो। अच्छा। मैंने कहा मैडम बच्चे कितने हैं आपके? कहते 8 बच्चे हैं 8वीं के। मैंने कहा फिर किताब क्यों 10? कहता यार हमारे जो टीचर है ना उनके लिए भी ये जरूरी है। अच्छा। तो 2 मेरे इंग्लिश के टीचर हैं, उनके लिए भी अच्छी है। तो हमने 10 किताबें दी और 12 रुपये हमने दाम रखे। अच्छा, 2 रुपए की छपाई हुई, 12 रुपए, 10 रुपए मुनाफा। 10 रुपये मुनाफा। ओके। और मुझे कैश पैसे मिल गए 10 किताब के 120 रुपये। 120 रुपए मिल गए। ला जी, हम तो बड़े खुश। अच्छा। कि पहली कमाई 120 रुपये बिजनेस से पहली कमाई। जी। और फिर मैं दूसरे स्कूल में गया, फिर वहाँ भी लगे, फिर तीसरे में गया, वहाँ भी लगे और मेरी गाड़ी चल पड़ी। अब खरड़ के सारे स्कूल तो हो गए। पूरी यार किताब बेचती खरड़ में जितने थे, जिन्ने इस खरड़ दे विच। तो खरड़ में ही एक किताब की दुकान है, अभी भी है, बरखा पता नहीं चोटी क्या नाम है। अच्छा। किताब की अभी भी दुकान है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ये किताब मैंने लिखी है, आप ये रख लो, आपके यहाँ चलेगी। तो वो कहते हैं ऐसी किताबें नहीं चलती। मैंने कहा ठीक है, मैं फलाने जगह पे रहता हूँ, अगर आपको किताब की ज़रूरत हो तो फलाने जगह पे आ जाना, किताब ये आप मांगोगे मेरे से। अच्छा। क्योंकि मुझे अपने में कॉन्फिडेंस था। तो फिर मैंने एक पुराने साइकिल का इंतजाम किया। अच्छा। क्योंकि अपने को तो चलना था, साइकिल तो। अच्छा, खरड़ पैदल ही चलते सारे स्कूलों से। वो तो खरड़ तो हो गया, अब कुराली, उसके आगे रोपड़, इन सब जगहों पे जाना है, सहोरा, कई सारे स्कूल। तो एक पुराना साइकिल मुंडी खरड़ में एक दुकानदार को मैंने बोला कि भाई साहब पुराना साइकिल, कहता है ये पड़े हुए हैं ले जाओ। तो मैंने कहा इसमें टायर ट्यूब भी लगा दो। वो पुराना टायर ट्यूब भी लगा दिए जो ठीक ठाक था, और वो गाड़ी अपनी चल पड़ी। अच्छा, साइकिल भी जुगाड़ हो गया। जुगाड़ हो गया। फिर हमने पीछे किताब रखे और चल पड़े। तो सहोड़ा खरड़ से थोड़ा रोपड़ रोड पे ही है, वहाँ पहुँचे, वो किताबें दी। मैडम कहते किताब आपकी बहुत अच्छी है, अच्छा, इसी तरह की 10वीं की बुक लिखो। अच्छा। तो मैंने कहा मैडम किताब तो मैंने लिख रखा हूँ, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है छापने के लिए। तो मैडम कहते उन मैडम के साथ ना एक और मैडम बैठी हुई थी, वो शायद कोई सरकारी ऑफिसर थी या क्या। तो कहते पैसे का जुगाड़ मैं कर दूं। मैंने कहा आप पैसे कर देंगे तो मैं भी छाप दूं। तो उन्होंने कहा कि अपना एक कार्ड दिया, कहते एक बैंक में जाओ रोपड़ में, वहाँ एक सरदार जी हैं, नाम मैं भूल गया, सॉरी, मैं जो महान आत्मा का याद रखना चाहिए। जी जी, सॉरी सरदार जी, नाम मुझे आपका याद नहीं, लेकिन आपका काम मुझे याद है। और वो सरदार जी के पास में पहुंच गया साइकिल चला करके। खरड़ तो सीधा ही रोपड़ साइकिल थे। 25 किलोमीटर है जी, 28 किलोमीटर 25 किलोमीटर। मैं पहुंच गया,
कुराली में एक स्कूल में मिला, उसके बाद और भी सब स्कूल करते हुए वहाँ पहुँच गया। सरदार जी से मिले। सरदार जी को मैंने कहा, गर्मी का महीना था, बड़ा मैं पसीने से तरबतर, आप समझ सकते हैं जो कोई आदमी साइकिल चला के 25 किलोमीटर गया हो उसका क्या हालत होगा, वो भी मई जून का महीना हो, जून जुलाई का ऐसा महीना। तो सरदार जी कहते आपका कोई है गारंटर? मैंने बोला नहीं, मेरा कोई गारंटर नहीं है। कहते फिर आपको बुक के लिए पैसे, जो किताब चाहते हो छापना, पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे मन में गुस्सा आया। मैंने कहा सरदार जी, मैं कौन सा आपके भरोसे पैदा हुआ, जिस परमात्मा ने जन्म दिया है वही देखेगा। ये बोल के मैं उठ गया, क्योंकि अंदर में एक जोश था कि अगर जो करना है वो करना है जी। सरदार जी को ये बात बड़ी अपील करी। सरदार जी ने कहा बैठो बैठो बैठो। फिर उन्होंने अपनी वो घंटी बजाई, पियून आया, कहते भाई ठंडा पिला इनको। मुझे उन्होंने ठंडा पिलाया। कहते यार आपके अंदर जो आग है ना, आग है, हाँ, वो कमाल दिया गया है। वो ये सर पंजाबी में ही बोलते थे। अच्छा, तुसी कुछ जबरदस्त करोगे, मैं ऐ करदा, बैंक ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा नहीं देगी, मैं पैसा दूंगा। अच्छा। फिर मैंने उनको पूछा कैसे दोगे जब बैंक नहीं, आप बैंक से बड़े हो? कहते नहीं, मेरा एक एफडी है इसी बैंक में, अच्छा। मैं उसको तोड़ करके पैसा दूंगा। अच्छा, उन्होंने अपनी एफडी तोड़वाती? हाँ जी, हाँ जी। कोई जान पहचान नहीं? कोई जान पहचान नहीं जी। मैं कहा महाराज जान पहचान की जरूरत ही नहीं है, अगर आप में हिम्मत है तो पूरी दुनिया आपकी है। वसुधैव कुटुंबकम, मैंने इस बात को जिया है। ये जो वर्ड है ना वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार आपका कुटुंब है, परिवार है, ये 100% ट्रू है। मैं तो इसको पल पल जीता हूँ, पल पल देखता हूँ। और उन्होंने फिर कहा कि मैं कहाँ रहते हो? मैंने कहा खरड़ में रहता हूँ। कहते ठीक है, सब चीज़ हो गए। फिर वो कहते किसी दिन बुलाया और मुझे 10,000 रुपया दिया। मैंने वो किताब छाप दी और फिर चल पड़े। वो किताब 8वीं से भी ज़्यादा बढ़िया छपी। अच्छा, कमाल। जिस स्कूल में गए कहते सर आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। सारे स्कूल में वो भी डिक्शनरी टाइप सी के नहीं, उसमें ग्रामर भी था, टेंस के में सीखने ने, जी जी जी, वो सारा कुछ था, सारा कुछ सरल तरीके से टेंस कैसे सीखना है। बच्चों को टेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर पता नहीं, फ्यूचर, वो सारा उसी में उलझ जाते हैं। अब प्रेजेंट के 4, उसके 4, उसके 4। मैंने उसको बड़े आसान तरीके में बनाया कि कैसे क्या होता है, लोगों को बड़ी समझ में आई और कमाल हो गया। फिर वही बात, अब आगे जाना है, फिर जाने लगे, किताब बेचने लगे। तो उस समय मैं ना एक एसटीडी पे जाता था कॉल करने के लिए, खरड़ी। तो एसटीडी वाले भाई साहब एक दिन एक वीडियो साहब से हमारी परिचय करवाई, सरदार दर्शन सिंह। अच्छा। BDPO मुंडीखर में रहते थे, अभी तो उनका घर खरड़ में भी है। तो उन्होंने जब मिलाया तो कहते आप क्या करते हो? मैं कहा मैं किताब लिखता हूँ। कहता किताब लिखते हो? ऐसे कैसे? मैंने कहा किताब लिखने में क्या, ये लो किताब पढ़ो। तो देखिए, कहते यार आप ना IAS मटेरियल हो। मैंने कहा चाहता भी तो मैं भी यही हूँ, बचपन से ख्वाहिश यही थी, लेकिन कर नहीं पाया। हाँ, नाले यूपी बिहार ਦਾ ਜੇ IAS ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। हाँ लगता है ਬਿਹਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ IPS IAS ऑफिसर ने। जी जी जी। तो अपनी सोच वही थी। तो कहते फिर ठीक है, काम कर, तू चल। अच्छा। मैंने कहा कहाँ? कहते मेरे घर। मैंने कहा कैसे? कहते कैसे कुछ नहीं, कल मैं आऊँगा, तेरा सारा सामान उठा करके अपने घर ले आऊँगा, कल से तू मेरे घर में रहेगा। अच्छा। मैंने कहा कमाल है। वो अपने जीप लेकर के अगले दिन आए, सरकारी जीप, और कहते चल सारा सामान इसमें डाल। उनके साथ उनके स्टाफ भी थे, जो थे, सब सामान डाल करके, अपने पास था ही क्या, एक बिस्तरा, 2 किताबें और क्या जी। कोई अच्छा अपने घर नाल ले गए थानू? हाँ, वो अपने घर लेके गए। अच्छा। और उनके घर में ऊपर में एक स्टडी रूम उन्होंने बनाया हुआ था जी। वो सरदार दर्शन सिंह ने कई IAS बनाए हुए हैं। अच्छा, कमाल की बात है। उनके बच्चे से आप एक दिन इंटरव्यू करो। अच्छा। लोगों को पता चले। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, उनके बारे में लोगों को बताओ। अपने पैसे से कई IAS बनाए जो आज भी IAS हैं। अच्छा। एट प्रेजेंट ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ स्टेट पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ कई एक नहीं कई। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं जानदा। अच्छा। कई जज बने हुए हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ नहीं वो तो चले गए परमात्मा। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके बेटे हैं जी जी जो बताएंगे, तो उन्होंने मदद की। फिर हम अच्छा उन्होंने चबारे से रहे, तुसी चबारे से रहे। उनकी वाइफ जो हेड मिस्ट्रेस थी, अभी रिटायर वो हैं। अच्छा। तो वो हमें
हम चाय नहीं पीते, आज भी चाय नहीं पीते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं यार सुबह सुबह चाय तो पियो। मैं कहा चाय पीता ही नहीं हूँ। तो मुझे सुबह सुबह एक कप दूध दे के जाते थे। अच्छा। वो मैडम, अच्छा। जो स्कूल जाने से पहले। अपनी माँ जितनी केयर नहीं करती है बच्चों की, उससे ज्यादा उन्होंने किया। अब आप क्या कहोगे? लोग कहते हैं धरती ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग समझने वाला चाहिए, जो ना समझे वो अनारी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने दी लोड नहीं है। कहने दी लोड। वो मैडम, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे, प्यार हमारा बना हुआ है। अभी कुछ दिन ज़्यादा हो गया, जाऊँगा मिलूँगा। तो कभी कभार उनके घर में भी खाते थे, कभी कभार बहन के घर खाते थे, और इस तरह से अपना काम चल पड़ा। पढ़ाई की, फिर उन्होंने अलग से 15,000 रुपये और दिए, 10,000 सरदार जी के लिए। बैंक वाले साहब ने देते आगे? जी जी, 15,000 ने देते? किताब वास्ते नहीं, बैंक 10,000 सरदार जी को वापस करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि किताब तो उन्होंने बेचने नहीं दिया ना। हाँ हाँ। कि जो बिक गया, बाकी तू IAS की तैयारी कर। और 15,000 रुपये अलग से दिए अपने सैलरी में से। टोटल 25,000 रुपये देता? 25,000 रुपये। किताब लेके आया। अच्छा। फिर मैं दिल्ली गया, बुक फेयर से किताब लेके आया। अच्छा। वो चाय वाले बैग में बड़ा बड़ा भर के आया। अच्छा, सिविल सर्विसेज की तैयारी। अच्छा। और लगे तैयारी करने। अच्छा। अब दिन रात तैयारी करना शुरू किया। प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, फिर मेंस का हुआ, नहीं हुआ फाइनली। फिर 2 बार दिया, नहीं हुआ। तो एज बढ़ता जा रहा था, तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो वो BDO साहब के ही एक भतीजा सबनिंदर सिंह, यहाँ अपने थापर कॉलेज से डिप्लोमा करके आया हुआ था कंप्यूटर से जी। उसको मैंने कहा यार कंप्यूटर में बड़े लोग पैसे कमाते हैं, जरा मुझे भी बता कंप्यूटर क्या होता है। अच्छा। तो उसने कहा आप लैंग्वेज सीख लो। मैंने कहा लैंग्वेज होती क्या है? क्योंकि हमें लगा जैसे पंजाबी ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर का लैंग्वेज कुछ होता होगा कोई, हमें नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा आप C लैंग्वेज सीखो। तो कहीं पे एक किताब मिल गई C की, किसी के घर में, लोग जानते बहुत लोग थे। तो C का बुक मैंने 2 चैप्टर पढ़ा और मैंने उसका सारा आंसर लिख करके उसको दिया। कहता है तो सारा सही है आपका। तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये चीज़ हल्की है, इससे भारी कोई और हो तो बता। कहते जावा एक लैंग्वेज है, जावा पढ़ो। मैंने कहा जावा कौन पढ़ाएगा, अपने पास तो पैसे हैं नहीं जो इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे। 25,000 30,000 रुपये लगते थे। तो एक बंदा हमने ढूंढा जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, उनसे बात की और हमने कहा कि भाई हम लोगों को बाहर पढ़ाया करो और तुमको पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा एक बंदे का 1,000 रुपये लूँगा। हम 5 बंदे इकट्ठे किए, जिसमें एक मैं था, एक सबनिंदर सिंह थे, एक सतनाम सिंह जी अभी भी हैं, ये सब मिल करके, और भी एक बंदा कोई था बजाज, भूल गया। ऐसे करके हम लोग 5 इकट्ठे हुए और जावा पढ़ना शुरू किया। अपने पास तो कंप्यूटर नहीं था, सतनाम सिंह के पास कंप्यूटर था। तो उसके घर में कहा कि भाई तेरे घर में ही इंस्टॉल होगा। और वो फिर इस तरीके से फिर तुझे जावा सीखे? जावा सीखे कहाँ, उन्होंने सिखाया ही नहीं पूरा। अच्छा। वो कहते हैं आपको समझ नहीं आती है, आप नहीं सीख पाओगे। कंप्यूटर की काफ़ी टफ लैंग्वेज है जावा टफ लैंग्वेज। 98 में 99 में तो बहुत टफ थी होती। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, मंजीत सिंह डडवाल उनका नाम था। मैंने कहा डडवाल साहब जो इंस्ट्रक्टर थे, मैंने कहा छोड़ो आप इसको मैं देखता हूँ जावा कितनी बड़ी चीज़ है। इंग्लिश हमारी ठीक ठाक थी, तो वो एक किताब भी हमें फ्री में मिल गया। हम ना अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाते थे। अच्छा। अपने को इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाते थे। कई लोग आते थे, कई लोग भाग जाते थे। अब जब हमको खुद ही नहीं आ रहा है तो नेचुरली भाग जाना, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। तो उसी इंग्लिश सिखाने वाले कोर्स में मुंडी खरड़ में उनका बड़ा है, अभी भी है वो लड़का, राजा लोग उसको कहता है, उनके यहाँ पे वो जावा की बुक थी। मैंने कहा भाई साहब ये किताब, कहता है आपको ले जाना ले जाओ। तो मैं जो उनको यहाँ पढ़ाया तो फ्री में पढ़ाया, बदले में हमको किताब मिल गई जी। वो जावा किताब मैंने इतनी बार पढ़ाई करी, और अब उसको वो करना था, प्रैक्टिस करना था। तो एक सरदार जी बेचारे अभी नहीं है, बैंक में थे, कोऑपरेटिव बैंक में, वो कनाडा जाना चाहते थे जी। तो उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी और उनके पास कंप्यूटर था। मैंने कहा सरदार जी एक काम करते हैं, आपको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा और आपके कंप्यूटर पे मैं अपना प्रैक्टिस करूंगा। कहता है डन डील। मैंने कहा ना मुझे आपको पैसा देना है ना आपको मैं दूंगा। और इस तरह से हम उनके घर में जा कर के उनको पढ़ाते थे, फ्री में कुछ खाने को भी मिल जाता था, नाश्ता वगैरह कराते थे जी। और बड़े अच्छे साहब सरदार जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सरदार जी से हमारा और इस तरीके से हमने फिर जावा सीखी। अच्छा। इसी बीच में सबनिंदर सिंह ने अपना इंस्टीट्यूट बना लिया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।
जी। मुंडी खरड़ में ही। जी। उसका नाम हम लोगों ने रखा सिस्कम कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। हमने रजिस्टर्ड किया, एक जी। एनजीओ बनाया जी। कि आम बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाए, 100-200 रुपये में कंप्यूटर सिखाया जी। जाए। एक मैं हो गया, एक समरिंदर हो गया, और मिल के लगे पढ़ाने। मुंडी खरड़ के आसपास के सारे बच्चे को कंप्यूटर लिटरेट कर दिया। अच्छा, बहुत बच्चे जो देखेंगे अगर कोई, सबको याद आ जाएगा। भी ਅਸੀਂ कंप्यूटर उतो सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी उस गली में मुझे लोग सर बोलते हैं। अच्छा। आओ जी सर, क्या हाल समाचार, सर समझते हैं। सर समझते हैं। और फिर इस तरीके से मैंने कंप्यूटर सीख लिया। जी। जावा, ओरेकल, .NET, विजुअल बेसिक, पता नहीं क्या कुछ सी, मतलब हमारे पास कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं पर नॉलेज सारी है। नॉलेज तो मैंने किताब लिखी है, कंप्यूटर की भी बुक लिखी है। अच्छा, 3 किताबें हो गया टोटल तरीका। वैसे देखें तो 5 किताबें होगी, अच्छा। पब्लिश नहीं हुई अभी भी। हमने ओरेकल की बुक लिखी हुई है। अच्छा। और अगर किसी बंदे को ओरेकल नहीं आती है, मैं अपना एक किताब 75 पेज का जो हमने किया हुआ है भेज देता हूँ, वो उसको लाइन बाय लाइन पढ़े और जो उसमें लिखा है वो करे, ओरेकल सीख जाएगा। अच्छा। बिना कुछ किए हुए। हमने वो भी बुक लिखी हुई है। फिर एक बुक हमने लिखा था यूज कंप्यूटर विदाउट माउस। अच्छा। हमने बुक नहीं लिखा, बेसिकली हमने उसको कंपाइल किया। कंपाइल कीता जी। क्योंकि शॉर्टकट कमांड तो सारा कुछ होंदा ही है, बस ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं होंदा। जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं वो उन्होंने बीच सब कुछ देना है कि भाई मतलब इस तरह से होना है। तो वो मैं कंपाइल करके एक बुक लिख दी, यूज कंप्यूटर विदाउट माउस, रिटन बाय कैलाश चंद्र ठाकुर एंड सबनिंदर सिंह। क्योंकि उसने उसमें मदद किया था। तो मैं बेईमान आदमी नहीं हूँ, जिसने जो किया उसका हिसाब मिलेगा ही। जी जी। तो मैंने ऊपर में लिख दिया दोनों का नाम, ताकि भाई झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए। तो सबनिंदर सिंह का भी नाम आ गया। और फिर हम वो किताब बेचने लग गए। अच्छा। अब वो किताब हमने पूरे इंडिया में बेची। किमें उथे किमें विच पूरे इंडिया च किमें जा जाके। अब देखो क्या हो गया ना, हम तो चल पड़े। उसी बीच में क्या हो गया, मैं दिल्ली गया। दिल्ली गया तो मैं रामकृष्ण मिशन है एक, पता आपको रामकृष्ण मिशन? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1800 कुछ ईस्वी में इसका स्थापना किया था। जी जी। रामकृष्ण मिशन का। तो मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ गया। तो रामकृष्ण मिशन दिल्ली में आश्रम में गया तो वहाँ स्वामी जी से मिले। तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा मुझे थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप मेरी मदद करोगे? मैंने बोला हाँ, मैं बहुत तैयार रहता हूँ, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो बोले ठीक है। तो जब मैंने हाँ कर दी उनको, तो मैंने पूछा आपके काम क्या है? कहते हैं यहाँ कंप्यूटर सेंटर बनाना है, उसके लिए मदद करना है। मैंने कहा ये आधे घंटे 1 घंटे में तो होगा नहीं। अपने आप से कहा। मुझे 3.5 साल लगे। अच्छा। वो कंप्यूटर सेंटर डेवलप करने में। और फिर मैं 3.5 साल वहीं रहा। अच्छा, दिल्ली रहे। लेकिन संबंध हम खरड़ से बनाए रखे, सबनिंदर सिंह से हम टच में रहे। वो किताब जब लिखा मैंने, तो वहीं दिल्ली में एक आदमी मिला जो कहता आप वहाँ भुज आ जाओ, गुजरात, और वहाँ आपकी किताब हम लगवा देंगे। मैंने बस ट्रेन पकड़ी, जनरल बोगी, अपने पास तो कुछ था नहीं, एसी का तो कोई मतलब नहीं था। बस ट्रेन पकड़ी, पहुँच गए जी गुजरात। वहाँ पे उनके थ्रू हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है राजकोट में जी। राजकोट में फिर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिले। वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई ये किताबें लो। फिर वहाँ एक आदमी मिला महाराष्ट्र का, फिर महाराष्ट्र चले गए। अच्छा। वहाँ लगवाया। वहाँ एक आदमी मिला कहीं और। इस तरह से जैसे बाबा नानक पूरी दुनिया घूम लिया, वैसे ही हम भी फकीर ही थे भाई। अब वहाँ से वहाँ जाना है, जुगाड़ बनता गया। हम चलते गए, कारवां बनता गया। तो कंप्यूटर का ज्ञान हो ही गया था। और इसी बीच 2003 में हमारी शादी हो गई। अच्छा। और ये सब जो मैंने किया 2003 शादी के बाद ही सारा कुछ किया। तो अब शादी के कुछ ही दिन बाद 2004 में हम रामकृष्ण मिशन में चले गए। तो घर के लोगों को लगने लगा यार ये तो शादी करके साधुओं के बीच में चला गया जी। ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर 3.5 साल के बाद स्वामी जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि महाराज मेरे तो बच्चे, जो बेटा मेरा अभी बीटेक कर रहा है जी, उसका जन्म 2004 में हो गया था जी। तो हमें तो अब कुछ काम करना पड़ेगा। फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह देना शुरू किए। उसके पहले एक छोटी सी कहानी और है कि मैं बेंगलोर गया जी। जब मुझे जावा ओरेकल का नॉलेज हो गया तो किसी ने कहा आप बेंगलोर चले जाओ, बेंगलोर जाओगे आपको यूं जॉब मिल जाएगी। हमें भी लगा ऐसी ही बात है, हम चले गए बेंगलोर। जो थोड़ा मोड़ा पैसा था बेंगलोर पहुँचे। कुछ दिनों के बाद पैसा ख़त्म हो गया। अब क्या करें, 100-150 रुपये बच गए थे। तो जिनके मकान में हम रहते थे
हम मकान मालिक से बड़े हेल्प लेते हैं। हमने उनको बोला कि आपका जो लैंडलाइन का नंबर है उसमें मोबाइल नहीं था, हमारे पास नहीं था, लोगों के पास हो तो पता नहीं, तो उसका नंबर आप मुझे दीजिए, मैं पैम्पलेट पे छापूंगा और मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो मैंने लिखा कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू लर्न ओरेकल आई कैन टीच इन 500 ओनली। उस समय ओरेकल पढ़ाने के 50,000 रुपये लगते थे। अच्छा। प्रोवाइडेड यू शुड हैव योर ओन लैपटॉप और कंप्यूटर, ये आपका होना चाहिए। जैसे ही हमने अखबार में डाले, अगले दिन 2-3 कॉल आ गए। एक लड़का को बात किया तो मैंने कहा यार कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। बोला हाँ है, तुम्हारे घर में आके पढ़ाऊँगा। तो बेंगलोर में एक पार्क है, बड़ा अच्छा पार्क है, लाल बाग, उसके बगल में वो लड़का रहता था। फिर हमको 2500 रुपये आ गया, एडवांस में मिल गया, हमारी गाड़ी चल पड़ी। फिर वहाँ इंटरव्यू भी कर दिए, उसी क्रम में ओरेकल कंपनी गए, उन्होंने हमें नहीं रखा, रिज्यूमे भी मुश्किल से एक्सेप्ट किया, बोले हम बाद में कॉल करेंगे, आज तक कॉल कर ही रहे हैं। फिर वहाँ पे लगा मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है, तो फिर मैं खरड़ आ गया। अच्छा। खरड़ आकर के फिर वो सारा कुछ सीखा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में जज्बात है और आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो परमात्मा भी आपका संग देगा। हाँ, परमात्मा आपको टेस्ट करेगा, आपको एकदम कसौटी पे कसेगा। जैसे एक गहना बनाने से पहले उसको आग में डालना पड़ता है। बिल्कुल। अगर कोई सोना गोल्ड ये कहे कि मैं सीधा किसी हीरो हीरोइन का गहना बन जाऊं तो ये असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट। तो जब आग में जाने के लिए अगर आप तैयार रहोगे तो उसके बाद गहना ही बनोगे। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? बस मैं वही बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मैं जब रामकृष्ण मिशन में था तो कंप्यूटर सेंटर डेवलप हो गया, बहुत बढ़िया चलने लग गया। स्वामी जी ने कहा मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। अब 1 लाख रुपया स्वामी जी मुझे देने को तैयार हो गए, लेकिन वो तो भगवान का काम था, मैं तो ये मान करके, तो मैंने कहा नहीं महाराज अब ठीक है, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं कहीं। मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, ऑनलाइन इंटरव्यू होता था टेलीफोनिक, लगभग 100-150 कंपनी में इंटरव्यू दिया रहूँगा। तो मुझे एक जगह से कॉल आ गया, पटनी कंप्यूटर, मुंबई से। अच्छा। अब वो कंपनी बिक गई, दूसरी कंपनी बन गई पटनी कंप्यूटर। मेरा पहला सिलेक्शन वहाँ पे हुआ। उस समय हमारी ये 2007 की बात है, नवंबर 2007 में मुझे ऑफर लेटर मिला और दिसंबर में मुझे ज्वाइन करना था। 7 दिसंबर 2007 को मैंने पटनी कंप्यूटर ज्वाइन किया और वहाँ पहला पैकेज मिला 5,50,000 का। जी। मेरे लिए बहुत था, 5,50,000 का पैकेज। फिर 1.5-2 साल के बाद एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी है बीकॉन, फिर उसमें इंटरव्यू दिया, वहाँ भी बहुत अच्छा किया। और जिस कंपनी में गए मुझे अवार्ड बहुत मिले क्योंकि मैं काम बहुत करता था। जी। तो महिंद्रा में भी मुझे हेट्रोजीनियस चैंपियन का अवार्ड मिला। अच्छा। हेट्रोजीनियस मतलब जो काम कोई नहीं करे इसको दे दो ये कर देगा। क्योंकि हमको तो भाई सीखना ही था। आप बोलो जी ये चीज़ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 2 दिन में सीख लेंगे। तो वहाँ काम किए। फिर बीकॉन के बाद वहीं से इंटरव्यू मुझे आया एमरसन कंपनी का, जो अगेन मोहाली में। अच्छा। यहाँ पे क्वार्क सिटी है मोहाली में जी, 8B मोहाली में क्वार्क सिटी। इनका कॉल आया तो मैंने देखा, बड़ा खुश हुआ कि यार चलते हैं अपने पुराने जगह जी मोहाली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोहाली से जुड़े हुए हैं। बहुत काम किया, बहुत NGO वाले काम किए हुए हैं, बहुत कहानी है। हमने पूरे खरड़ की भी सफाई करवाई हुई है। अच्छा। लोगों से मिल करके। ये बात है 98-99-2000 में, जब मोदी जी का झाड़ू नहीं चला था तब हमने झाड़ू चलाया था। वाह वाह, क्या बात। मोदी जी तो बाद में झाड़ू चलाए हैं, साफ सफाई हमने तब किया था। और एक कमाल की बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो पंजाब के CM हुए हैं, हाँ, वो भी उसमें शामिल हुए थे। अच्छा, वो तो काउंसलर होंगे, होता काउंसलर थे। जी 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 जी। अगर ये वीडियो उनके पास जाए तो उनको याद भी आ जाएगा, शायद वो बड़े लोग हों, याद ना भी आए। तो वो भी आ गए थे हम लोगों को सहायता करने के लिए। और हमने ये निज्जर चौक पता आपको, वहाँ पे एक शमशान घाट है। हाँ है, खब्बे पास से। खब्बे जी, वहाँ से हमने शुरुआत करवाया था। तो बहुत यादें जुड़ी हुई है। तो बीकॉन में फिर हमने 1.5-2 साल काम किया। उसके बाद यहाँ से कॉल आ गया तो फिर 15 लाख पे मैंने एमरसन ज्वाइन किया।
अच्छा 15 से फिर 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ अच्छा 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲੀ ਪੈਕੇਜ। एनुअली पैकेज। और मैं एमरसन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं एमरसन वाले। उन्होंने, कंपनी ने डिसाइड किया 2020 में कि भाई कुछ लोगों को उन्होंने निकालना होगा। कंपनी की अपनी एक मजबूरी होती है, या अपना एक कॉस्ट कटिंग आ जाती है जो भी है। तो मैं तो उसको भी अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि जो मेरे लिए परमात्मा ठीक रखा है, मैं किसी को, मैं वही मेरे लिए अच्छा। उन्होंने मुझे 1 साल का पैकेज भी दिया एडवांस में, और फिर उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। जिस दिन उन्होंने थैंक यू किया, मैंने बहुत थैंक यू कहा। तो जो मैनेजर लोग थे वहाँ पे, उनको लगा कि ये शायद हताशा में आकर के हंस रहा है। नहीं, मैं हताशा में नहीं हंस रहा था, मैं तो उनका धन्यवाद कर रहा था। अगर वो बिना 1 रुपये दिए हुए निकाल देते तो तभी तो मैं कुछ नहीं करता। हाँ बिल्कुल, उन्हें 1 साल की एडवांस सैलरी देती है, तो मैं उनको धन्यवाद ही कहूँगा। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो काम एमरसन ने दिया, बहुत ईमानदारी के साथ किया। जो बड़े बड़े कंपनी ने उनके लिए नहीं किया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट था जो कैपजेमिनी को दिया था करने के लिए। कैपजेमिनी पता नहीं कौन सी कंपनी थी, मुझे याद नहीं, सॉरी। वो प्रोजेक्ट वो कंपनी नहीं कर पाई और मैंने कर दिया, क्योंकि मैं तो लर्निंग करने वाला आदमी था। तो जो काम हाथ में मिला उसको कंप्लीट किया। और उसी समय एमरसन कंपनी ने एक प्रोडक्ट, इनसिंक्रेटर नाम की एक प्रोडक्ट बेचती थी इंडिया में भी 2018 से। तो मुझे था कि मैं वो प्रोडक्ट बेचूं, क्योंकि वो क्या करती है, इनसिंक्रेटर आपके सिंक में लग जाता है। जितना आपका किचन का वेस्ट है उसको बटन दबाओ, पानी बना देता है। अच्छा जी। 1927 ईस्वी से दुनिया में बिक रही है, हमारे देश के आज़ाद होने से 20 साल पहले से। जी जी। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला। मैंने कहा आम का आम और गुठली का दाम, मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, क्योंकि अब कंपनी ने थैंक यू बोल दिया। तो मैं उसी कंपनी का वो प्रोडक्ट का फिर पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल का वो ले लिया, बेचने का लाइसेंस ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया। और जॉब छोड़ने के बाद और फिर मैं वो काम शुरू किया। मैं पंजाब सरकार के बहुत मंत्री जी के पास गया। अच्छा। मंत्रियों के घर में फ्री में भी लगाया। अच्छा। कि भाई उनको समझ में आए। भगवंत मान साहब को मैं तब मिला जब भगवंत मान साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी, 2014 हाँ जी। नहीं 14 नहीं, ये इलेक्शन पंजाब सरकार का होने से पहले 19 तो उनके एक मित्र हैं, उनको मिला किसी के माध्यम से। तो मैंने बोला हमारे पास ये प्रोजेक्ट है। कहते चलो भगवान मान साहब को बताते हैं, शायद उनको कुछ आ जाए। तो हम उस समय उनसे मिले थे कि आप अपने लेवल पे एमपी कोटा से ये मशीन आप संगरूर में लगाइए। तो उन्होंने देखा, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने खाना भी ऑफ़र किया, बड़ा अच्छा मक्की का रोटी, सरों का साग। उनकी माता जी थी शायद वहाँ पे। अच्छा। हम उनके यहाँ गए, संगरूर पहली बार गया जी। तो उनको दिया, उनसे मिले, और संजोग से कुछ दिन बाद उनकी सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद हम उनसे नहीं मिल पाए, सिक्योरिटी होती है, बड़ी व्यवस्था होती है, हमारी इतनी पहुंच नहीं है। उनके जो मित्र उनसे मिलवाए थे वो अभी भी उनके मित्र हैं। उनसे कुछ दिन पहले भी मिला हूँ, फिर गुजारिश किया है। तो उन्होंने ही कहा था 1-2 मिनिस्टर के यहाँ लगा दो ताकि इनको समझ में आए। हमने वो मशीन लगाया भी, शायद मिनिस्टर साहब लोगों का ध्यान उस पर अभी तक गया नहीं गया है। साडे पॉलिटिशियन ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। नहीं मैं प्रॉब्लम नहीं अगर वो ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆ जी जी ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ वेस्टेज नहीं, वो मशीन तो अमेरिका वाली जो है, हमारे पास दोनों मशीनें हैं। ओके। अब हमारे पास सब तरह का सोल्यूशन है। अच्छा, तो फिर अपनी कंपनी बना ली नौकरी छड्डन जी, के चंद वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में चलाता हूँ। अच्छा, कितने एम्प्लॉइज हों तेरे कोल? एम्प्लॉय हाले तो पहले सीगे, हुन ऑनलाइन सारा काम चल रहा है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि पैसे बने नहीं, -4.5 करोड़ हो गए। अच्छा। जो कुछ था वो सब लगा दिया। घर के लोग परेशान है कि यार कमाता कम है, खर्चा ज़्यादा करता है। सब परेशान है कि फिर से नौकरी कर लो, क्योंकि वो बात बनी नहीं। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअल में हम ये इसलिए आए कि लोग कचरा को लेकर के इतनी संजीदगी नहीं दिखाते हैं। और कचरा कौन फैलाता है? जानवर तो कचरा फैलाता नहीं है, फैलाता तो इंसान ही है जी। और इंसान को ही उससे प्रॉब्लम है, तो कोई तो सोचे। तो मैंने सोचा कि भाई अगर कचरा को मैं साफ करने लग जाऊंगा
तो मुझे दो फायदे मिलेंगे, कुछ तो पैसे भी आएंगे और कुछ परमात्मा का मुझे दुआ मिल जाएगा। एनवायरनमेंट भी सही होएगा, इन्वायरमेंट भी सही हो जाएगी। हमने इन्वायरमेंट के लिए आपके पंजाब में बहुत काम किया है। अच्छा, पंजाब 5 नदियों का ये प्रदेश पंजाब आज बेआब हो रही है पानी के कारण। लोग पानी ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, हर जगह बिल्डिंगें बन रही है। क्या बिल्डिंग के नीचे कितने पानी बची हुई है किसी को पता है? मैं उसके लिए भी काम किया, कई सारे गवर्नमेंट से भुवन क्या बताऊं, बहुत सारा काम किया। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਿਲकुल? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100%। आपके चैनल पे सरकार अगर सुन रहे हों तो मैं उनको कहता हूँ कि आप एक मशीन लगा के तो देखिए। अच्छा, हमारे पास 1 टन 10 टन 25 टन प्रोसेस करने की मशीनें हैं। नहीं, ये ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਨ ਹੋਣਗੇ? चलो ये तो कई हजार टन है, शुरुआत तो करो। आप मुझे पैसे दो, मैं आपका पूरा ठीक कर देता हूँ, पूरा एकदम वहाँ पे वो बना देता हूँ, ग्राउंड बना करके, पार्क बना करके आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। लेकिन मैं अब आप बोलोगे तुम ही सब कुछ करो, तो मैं तो भैया अपना 4.5 करोड़ लगा चुका हूँ। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, मुंबई, जहाँ तहाँ घूमने के। ये पॉलिटिशियन नहीं मानते कि ब्यूरोक्रेसी नहीं मैं मानते? किसी के विरुद्ध नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात सिस्टम नहीं मानता है। सिस्टम को शायद मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, जिस दिन समझ में आ जाएगा काम हो जाएगा। अच्छा, पंजाब च रह के फिर तुम पंजाबी के पेपर भी दिते है जी? पंजाबी के पेपर तो नहीं दिए, पर मुझे लिखना पढ़ना बोलना बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वो किवें सीखी पंजाबी? मैं एवं ही सीख लिया, ए देख करके। एक खरड़ लिखा हुआ है, ये मोहाली लिखा हुआ है, चंडीगढ़ लिखा हुआ है, देख करके मैं सीख लिया। अच्छा अच्छा, मैं बहुत बढ़िया अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर सकता। अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह। एक ओंकार करता पुरख, हाँ, एक ओंकार सतनाम करता। अच्छा, तुम मूल मंत्र पढ़ लेंदे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, करना टिप्पी सब कुछ पता मैनू। जे तुसी चाहने हो तुसी सब कुछ कर सकते हो। और दूसरा की है, जिथे तुसी रहंदे हो उत्थे दी बाणी तुहानू आनी चाहिए है। बाणी आनी, बोली आनी चाहिए। बिल्कुल, बोली बाणी बाणी। मैं खरड़ जाता हूँ, पुलिस स्टेशन, कहीं भी जगह मान लो कहीं काम हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सारा नोटिस पढ़ता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे मुंडे ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ? थोड़ी दुख की बात है कि वो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, पंजाबी कम बोलते हैं। सॉरी फॉर दैट। नहीं वो सब प्रॉब्लम पे जेडे पंजाबी है बच्चे, वो भी हिंदी अंग्रेजी बोलते, पंजाबी नहीं बोलते। नहीं, बोलनी चाहिए, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत पुराने गाने सुनता हूँ। अच्छा जी? हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी गाने पूरे, वो छल्ला, गुरदास मांदा, बहुत सारे पंजाबी। अच्छा, और मैं उसका एक एक मतलब समझता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी वाइफ मुझे कई बार, मान लीजिए हम दोनों साथ में जा रहे हैं तो पंजाबी गाना आ रहा है, उनको नहीं पता तो मैं उनको बताता हूँ। अच्छा, ये कहना चाहता है। तो हूँ तुसी अपना घर घुर बना लिया थे? सच कहूँ, बना भी लिया और बेच भी दिया। अच्छा, घर बना के बेचता, कंपनी च फिर इन्वेस्ट करता, मतलब लग गया उसमें, फिर मैं जीरो हो गया। अच्छा, जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया। पर हिम्मत नहीं हारी? हिम्मत क्यों हारना है? जिसने दिया था उसने लिया है, उसको जरूरत होगा तो वही फिर दे देगा। अगर वो कहे कि नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, हुण फिर जिवें साइकिल लैण वास्ते भी पैसे नहीं, दुकान ते पुराना साइकिल पे उन्हें पुराने टायर ला, हुण ते रब ने गड्डी वाला बनाता। हाँ, हुण तो तुहाडे कोल गड्डी ते ही आए हैं। चलो, अच्छी गल है। एक्चुअल में क्या था, मैं बचपन में एक सपना लिया था कि मैं या तो साइकिल चलाऊंगा या कार चलाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा। अच्छा, एक कहानी उसकी भी है। कहानी क्या है, खरड़ में एक किला कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है? किला कॉम्प्लेक्स की जो मालिक, वो सुन रहे हैं अगर होंगे, किला कॉम्प्लेक्स के मालिक जो थे, उनके बेटी को मैं, वो इंग्लैंड से आए हुए थे, वो लोग इंग्लैंड के रहने वाले थे, मतलब वहाँ सेटल थे। तो जब किला कॉम्प्लेक्स बना रहे थे तो इंडिया आ गए थे, और यहाँ अपना जो क्रिकेट स्टेडियम है मोहाली में, नौ फेस में, उसके बगल में उनका घर था। तो उनके बेटी को मैं साइकिल पे जाता था हिंदी पढ़ाने के लिए। अच्छा। और मैं कबीर के दोहे इंग्लिश में पढ़ाता था। अच्छा। मतलब वो बोलते थे इसको हिंदी नहीं आती है, वहाँ तो इंग्लैंड में वो अलग बात थी, तो कहते इनको हिंदी पढ़ाओ। वो बड़ा प्यार था उनका। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप स्कूटी, आपको मैं एक नया खरीद करके देता हूँ। मैंने सरदार जी को बोला कि सर ऐसा है, आप मुझे स्कूटर दे दोगे?
फिर इसका मेंटेनेंस, फिर इसका तेल पानी, दुनिया जहाँ। और दूसरी बात, स्कूटर और साइकिल में फ़र्क ही क्या है, थोड़ा तेज चलेगा, इतना ही है, बाकी तो कोई है नहीं। तो मुझे आप माफ़ करना, मुझे साइकिल से ही आने दो। तो कहते यार तू कमाल का मुंडा, मैं फ्री में दे रहा तू ले नहीं रहा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो देखो किसी को मिलता नहीं है, और मुझे मिला, मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं, और पहली गाड़ी मुझे सतनाम सिंह दांव वाले, आप जानते होंगे, सतनाम सिंह दांव वाले जो भाई साहब हैं, वो सेम नेचर के लोग हैं, वो भी समाज सेवी लोग हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी ले लो। मैं गाड़ी ले सकता था, हमारी सैलरी अच्छी हो गई थी, मैं 1 सेकंड में मर्सिडीज चाहता तो मर्सिडीज ले सकता था। इनफैक्ट मर्सिडीज लेने के लिए गया भी। अच्छा। मोहाली मैं मर्सिडीज के ऑफिस में गया ऑल्टो लेकर के। अच्छा। जब मैंने ऑल्टो ले ली, तो जब मैं ऑल्टो लगाया तो शीशा से वो देख रहे थे, एक बंदा ऑल्टो लगा करके फिर अंदर आया, तो वो कहते हैं कि आप मर्सिडीज लोगे? मैंने कहा शोरूम तो आपका मर्सिडीज का ही है ना। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा आप यही देख रहे हो ना कि ये ऑल्टो से आया है, मर्सिडीज कैसे लेगा? मैंने कहा चिंता मत करो, आपको पैसा दूंगा। हम आपसे फ्री में मांगने नहीं आए। ये नहीं कहेंगे भी ऑल्टो रख लो, मर्सिडीज दे दो मैनू। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते नहीं मुझे पता है। तो उन्होंने सारा दिखाया और मैं तैयार भी हो गया। इनफैक्ट मैं वो बुक करने भी जा रहा था, तो मैंने अपने वाइफ को बताया कि हम लोग मर्सिडीज लेंगे। कहते क्यों? उस समय हम सनी इनक्लेव में किराए पे रहते थे जी। तो कहते हैं आपको पता है कि आप जहाँ खड़ा कहाँ करोगे, यहाँ तो पार्किंग की जगह नहीं है, रोड पे तो गाड़ी पार्किंग होती है, आप ये 1 करोड़ की गाड़ी या 50 लाख की गाड़ी लेके आओगे और उसको रोड पे खड़ी करोगे। तो मुझे लगा यार ये बात तो सही है। हमने कहा नहीं, पॉइंट इज ओके, वैलिड पॉइंट। तो फिर मैंने वो लिया नहीं। फिर हमने गिलको पार्क हिल्स में घर लिया, बेसमेंट वाली जगह ली। फिर हमने BMW का टेस्ट ड्राइव लिया। अच्छा जी जी। तो शौक बड़े रखे है कि नहीं? शौक बड़े ही हैं। अच्छा, शौक बड़े हैं और बड़े पूरे भी हो रहे हैं। अच्छा, होंगे भी। अब देखो हमारा कभी ये सपना नहीं था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं, लेकिन एक था कि लोग मुझे जाने, तो आप जान गए ना मुझे आज। जी 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 बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे चैनल वाले मेरे इंटरव्यू लेते हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। देखो उसको यहाँ नौकरी मिलती है, वो आ जाते हैं। आप पंजाबी जब अपना घर छोड़ करके कनाडा चले जाओगे तो कोई तो यहाँ रहने के लिए आएगा। आप ही बताओ। इसमें बिहारी और बंगाली पंजाबी का बात नहीं है, बात है कि आप संभालो ना यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताया कि बिना कोई डिग्री का, बिना कंप्यूटर नॉलेज इंस्टीट्यूट का, कोई सर्टिफिकेट का, अगर मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ, तो जो बच्चे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, जो अच्छी नॉलेज लेके, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? वो चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते पंजाबी मुंडे? चाहते इसलिए नहीं है कि वो काम नहीं करना उन्होंने। आजकल जिसको देखो वो कहते हैं मैं गाना गीत लिखता हूँ, मैं गाना बनाता हूँ। जिसको देखो मैं बहुत सारे पंजाबी लोग मुझे जानते हैं, पंजाबी गायक जानते हैं, आपके बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग भी जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले करतार चिमा के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। अच्छा। 6 महीना 1 साल पहले। आपके बहुत सारे बिनो ढिल्लो साहब को भी मैं मिल चुका हूँ। कैरी ऑन जट्टा के राइटर को भी जानता हूँ। अच्छा। वो भी मुझे जानते हैं, उनके घर कई बार गया हूँ। एक्चुअल में क्या है कि भैया आपको चाहिए क्या और आप उसके लायक हो क्या, ये जानना जरूरी है। कहते हैं बिकम ए कैपेबल। जब आप कैपेबल बनोगे तो वो चीजें अपने आप आ जाएगी। आपको जो कैपेबिलिटी नहीं है और आप चाहोगे कि वो मिल जाए, आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं कंप्यूटर का कैपेबल बना, मैंने अपना रात दिन उसमें मेहनत की, रात भर कुत्ते के जो थे गली के कुत्ते वो जागते थे या मैं जागता था। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की। जब मैंने उतनी मेहनत की तो मुझे रिजल्ट मिला। आज भी मैं जो ये कचरे वाला जो मशीन की कर रहा हूँ, मुझे मेहनत की है तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। वैसे जिवें साडे पंजाब दे मुंडे ने, चलो हुण तुसीं अद्धे पंजाबी अद्धे बिहारी हो ना? नहीं आप पूरा पंजाबी। अच्छा, पूरे पंजाबी। अपने जिहड़े पंजाबी बच्चे ने उन्हां नूं छोटा काम पसंद नहीं आंदा। देखो पसंद इसलिए नहीं आंदा है, वो रीस करता है। सिर्फ रीस करने नाल की हो जाएगा? कोई कम छोटा नहीं होता। टाटा भी सब्जी बेचती है। हाँ, टाटा भी सब्जी, रिलायंस भी सब्जी बेचती है, बिरला भी सब्जी बेचती है। बेच रही है कि नहीं बेच रही है? बेच रहे हैं। रिलायंस स्मार्ट है ना, स्मार्ट बाजार। बिल्कुल बिल्कुल। टाटा का भी बाजार है। वो बाजार में सब्जी बेचे तो ठीक, मैं रेडी पे सब्जी बेचूँ तो खराब। और सबसे बड़ी बात, मैं
रिलायंस कंपनी की बात करता हूँ, धीरू भाई अंबानी साहब का, जो इतने बड़े एम्पायर जिन्होंने बनाया, हमारे जैसे लोगों को इंस्पायर किया कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। उन्होंने भी तो छोटी शुरुआत करी। अडानी साहब किसी दिन स्कूटी पे घूमते थे, वो अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जो स्कूटी पे लोग चलता है उसको भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं वो दिन देखा है। तो काम कोई छोटा नहीं होता है, आपका करने का तरीका छोटा और बड़ा हो सकता है। आपके पंजाब में मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, यूएसए से आकर के कुछ लोग स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं, लख कमा रहे हैं। भाई तू करना, वो नहीं, वो मेहनत नहीं करेगा। हाँ, कनाडा जाकर के किसी की लैट्रिन सफाई करेगा, क्योंकि वहाँ कोई देखता नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या होता है, मैं दिल्ली में एक बार कैनाट प्लेस में एक रिक्शे, जो हाथ रिक्शा होता है, जैसे चल रहे थे, तो रिक्शे वाले को बिहार का ही था। मैंने उसको पूछा, मैं अपने भाषा में, मैथिली में, कि भैया तू यहाँ क्यों, जब रिक्शा ही चलाना है तो वहाँ चला। तो कहता है इज्जत भी कोई चीज़ होती है ना। यही चीज़ पंजाबियों के साथ हो रहा है। अच्छा, हाँ। वो वहाँ जा कर के बड़ा पाव या मान लीजिए बर्गर वहाँ बेच लेंगे, लेकिन यहाँ पे KFC में बेचने में उनको शर्म आती है। किस बात का शर्म भाई? चोरी करने में शर्म होता है, नशा का व्यापार करने में शर्म होता है। मैं बताया ना कि 4.5 करोड़ माइनस में हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगा। भूखे मर जाऊँगा, गलत नहीं करूँगा। मैं जब भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। मैंने पंजाब के लिए बहुत काम किया है, पानी के लिए, वातावरण के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पे आप रहते हो, जिस पेड़ के नीचे रहते हो, उस पेड़ का एक पत्ता का भी नुकसान आप मत करना। परमात्मा देखता है, उसका CCTV हर जगह है। आप गलत करोगे, आपको गलत ही मिलेगा। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਲਟੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहुत चंगी गल है भाई। मैं कह रहा ना, तरीका ना, कहते हैं आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं, उसका एक मैं आपको बताता हूँ। बड़ा आदमी और छोटे आदमी में फ़र्क क्या होता है? बड़ा आदमी जो होता है, सो कॉल्ड बड़ा, मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे हैं, सोच से बड़ा। आप काम किस तरीके से करते हो, ये डिफरेंशिएट करता है कि आपका माइंडसेट बड़ा है या आपका माइंडसेट छोटा है। लोग कहते हैं कि पुरानी गाड़ी हम क्यों लें, हम नई गाड़ी, ज़मीन बेच करके नया गाड़ी ले लो, मर्सिडीज। और वॉरेन बफेट कहता है यार हमेशा पुरानी गाड़ी लो, 2-3 साल बिकी हुई चली हुई गाड़ी ले लो, ना उसका कुछ बिगड़ा है, ना कुछ लेना ना देना, और दाम बहुत कम हो गया। तो ये तो सोच की बात है। वो चूंकि वॉरेन बफेट है, वो दुनिया का अमीर आदमी है, तो उसको पता है पैसे का क्या वैल्यू है। और जो हमारे बच्चे हैं, फुकरापंथी वाले बच्चे, माँ बाप के, आज जो जमीन बेच करके जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीन उसके बाप दादे, उसके पूर्वज का है, तू कौन होता भाई बेचने वाला? तेरे को किसने दिया हक बेचने का? तू अपना कमा। आज मैंने जो बताया कि मैंने घर बेच दिया, मेरी अपनी कमाई हुई थी, मैंने बेचा, मैं अपने बाप दादे का नहीं बेचा है। तू अगर अपने तू अमीर के घर में पैदा हो गया तो बस तेरी चल गई, बस तेरा इतना ही है कि तू उस घर में पैदा हो गया, तू अमीर बन के दिखा ना, फिर तू जो मर्जी कर। हाँ, अपनी जमीन लेके देना, बुजुर्गों की क्यों जमीन बेचदा? तू किसी अपने पूर्वज के जमीन का, पूर्वज का पता नहीं उन्होंने खून पसीने से कमाया था। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बस आपने कनाडा का कर लिया नकल, हम पंजाबियों का कर रहे हैं नकल। यही हाल हो रहा है। हाल वही है, तरीका अलग है। पर इतने ਹੁਣ बहुत ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ बहुत ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। देखो ऐसा नहीं है, हमारे पंजाब, दरभंगा में बहुत पंजाबी हैं। अच्छा, मैथिली बोलने वाले, शायद मैथिली अब एक लैंग्वेज है। मैथिली लैंग्वेज, पंजाबी जब मैथिली भाषा में बात करते हैं आपको कमाल लगेगा, आप हैरान रह जाओगे। मैथिली भी लोग बोलने लगे शर्म महसूस करते जिवें पंजाबी करते हैं ने, थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही मैथिली। बिल्कुल, जो लोगों को लगता है, एक्चुअल में क्या है ना कि अपने रूट से लोग बिछड़ रहे हैं। और इसी के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, इस गर्मी में हम एक मुहिम चला रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छे लोग आए हैं, हमने उसका नाम रखा है रूट रिविजिट। मतलब अपने रूट से जुड़ो। और ये काम हम शुरू कर रहे हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे के ऊपर में। उनको बता रहे हैं कि भैया विवेकानंद जी पूरी दुनिया का भ्रमण किया, कबीर दास कितने हमारे देश के लिए कितनी अच्छी बातें लिखे। तो अपने रूट को समझो भाई, सही चीज़ को पकड़ो। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। देखो, अच्छा आदमी अच्छा ही काम करेगा, उसको आप कहीं भी रख दोगे ना, चाहे वो गलत जगह पे रख दो, चाहे बुरे जगह, अच्छे जगह पे रखो, वो अच्छा ही करेगा। अच्छा, एक और मैनू समझाओ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ 88 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨਾ। जी जी।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਥ ਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਈਆ, ਇਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, 400 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ? ये बिल्कुल पंजाबी अपने आप को ठग रहा है, अपने क्या कहते हैं, खुद को खुद ही ठग रहा है। धोखे च खुद ही धोखे च है, वो खुद काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो आप बताओ, आप यहाँ से जब लेबर क्लास के लोग आते हैं तो आप स्टेशन पे क्यों खड़े रहते हो कि भाई मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो। शराब भी देते, मुर्गा भी देते, सब कुछ देते हो। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर बिहार डेवलप हो गया, ठीक है, तो यही लोग रोएंगे फिर। ऐसा तो फिर ट्रूडो भी कहेगा कनाडा में कि भाई ये मेरा हक मार रहा है। अभी अमेरिका में वही बोल रहा है, ट्रम्प भी यही बोल रहा है कि सारे वहाँ के लोग बोलते हैं, इंडिया वाले लोग। अमेरिका में कई कंपनी ने लिख रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात, वहाँ पे लिख रहा है इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल हायर इंडियन। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इंडियन को हायर करो, उसको लेकर के आओ, क्योंकि वो काम करेंगे, वो सैटरडे संडे भी काम करेंगे और अमेरिकन दारू पियेंगे। वही हाल पंजाबियों का हो गया कि भाई काम करने के लिए तो बिहारी है ही है, हम ऐश करेंगे। ऐश क्या करना है, बाप के दिए हुए जमीन को बेचो, अच्छी गाड़ी खरीदो, मुंडी खरड़ से आकर के चंडीगढ़ में आओ, यहाँ पे पब में बैठो, दारू पियो, वापस जाओ, यही काम करना। और क्या बस सारे दिन ऐश करते पंजाबी? भाई सारे नहीं करते, लेकिन लोग रीस तो उसी का कर रहे हैं ना। रीस कर दे। रीस करना तो अच्छी बात नहीं है ना। रीस करना है तो उसके तरीका कैसे, मैं अंबानी जी का रीस करूं, इसमें उनके पास में पोर्शे गाड़ी है, बात गलत होगी कि नहीं होगी? अरे उन्होंने स्कूटर से यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें वो देखना है ना। पर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ पोटेंशियल बहुत है, पंजाबी मेहनती बहुत है, इस चीज़ ਨੂੰ समझदे ਤੁਸੀਂ? पंजाबी मेहनती बहुत है, लेकिन मेहनत गलत पासे जा रहा है ना। देखो पानी में बहुत ताकत होती है। आपने भाखड़ा डैम बना लिया, उस पानी को रोक के रखे हुए तो बिजली निकल रहा है, ठीक है, उस पानी को ऐसे ही छोड़ दो, बह जाएगी। तो आप जो मेहनतनामा है, मेहनती चीज है, आप तो वो कर ही नहीं रहे हो। खाली बैठ करके पराठे खाते हो, उससे आपको इतना घी खाते हो। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट का केस जो है पंजाब में आ रहा है। अच्छा जी, परौंठे मक्खन ना खाइए, खाओ और काम करना नहीं है। पर कहते यूपी बिहार को चौल नहीं ना खाते, कि चौल खाने में जरूरी है। सब कुछ खाओ, बैलेंस करो, मेहनत करो। हमारे जो आपके जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो खेतों में काम करते थे, घी खाते, कोई चक्कर नहीं। आपने वो खाना है नहीं, खा के क्यों सो? आपको पता है मोदी जी ने अभी एक टीम बनाई है, आज से 4-5 दिन पहले, ओबेसिटी कम करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों की टीम बनाई है, जिसमें क्या नाम, महिंद्रा के जो चेयरमैन है वो हैं आनंद महिंद्रा, और बड़े बड़े लोग आनंद, जिन्हें भी इंडियन आइकॉन बिजनेस ऐसे लोग हैं। उनको कहते हैं कि लोगों को बताओ कि वो ओबेसिटी ना बनाए। अरे भैया, जब काम नहीं करेंगे तो ओबेसिटी तो होना ही होना है। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि एक बिहारी सब ते भारी, ये क्यों कहते हैं? अब ये तो कोई बात नहीं है। देखो, अगर आप काम करोगे, आप मेहनत करोगे तो सबसे आगे आप निकलोगे। किसी भी, पहले कहावत था ये पंजाबियों के लिए। अच्छा, ये कहावत पहले था पंजाबी में, कहते दुनिया में जहाँ जहाँ आलू होता है पंजाबी वहाँ वहाँ होता है। कमाल किया हुआ है। आज पंजाबी ही एक ऐसा कौम है जो शायद दुनिया के कई देशों में उनके मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके एमपी, उनके बनने, बिहारी तो अभी भी नहीं है। आज भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई आएगा तो या तो बिहार का, सॉरी, या तो पंजाब का या गुजरात का जी, यही लोग अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। अब कनाडा तो कोई बात ही छोड़ दो, फिजी, सूरीनाम, दुनिया जहाँ कहाँ नहीं है। उन्होंने, वो जो हमारे बुजुर्ग पहले गए, उन्होंने मेहनत किया। अब उनका बेटा मेहनत करना नहीं है, तो जब मेहनत नहीं करोगे तो जाओगे। अब उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले ब्रिटेन दुनिया पे राज करती थी, आज भारत ब्रिटेन से ऊपर आ गया इकोनॉमी के मामले में। हम ऊपर आ गए। हमारे भारतीय मूल का आदमी वहाँ पे, ऋषि सुनक आपके पंजाब से ही हैं। हाँ, जी, आपके पंजाब, उनका मूल पीछे पंजाब से ही है, से, हाँ। अगर देखे जाए तो अब वो सीएम वहाँ प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमें उसकी वो करनी चाहिए यार, हम ऐसा कुछ करें, लेकिन वो ना करके एक दूसरे पे ताना मारने से क्या मिलेगा। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिसको कंप्यूटर सीखना है सीखे, मैं सिखाने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आए, मुझे बताए, मैं उसको ओरेकल सिखाता हूँ, मैं उसको आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ।
बैठे अपने घर में, आजकल का ज़माना है ऑनलाइन सीखे। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਦਵ ਚੌਧਰੀ ਚੰਗੀ ਠਾਕੁਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ MSP ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ खेती हैगी वो पंजाब च आके क्यों दिहाड़ियां करूगा ना, इस करके नहीं, उस करके नहीं आ रहा है, ये आपका गलत फहमी है। अच्छा, जो यहाँ पे नौकरी करने के लिए आ रहा है वो लोग नहीं आ रहे हैं जो जिनके जमीन, एक्चुअल में क्या है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, 90% लोगों के पास बिहार में 10% वेल्थ है, ओके, और 10% के पास 90% वेल्थ है। अब समझ रहे मेरी बात? अब जैसे वहाँ के जो लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ ही कम्युनिटी के लोग आपके पास आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं। आप माझी का नाम सुना? माझी, हाँ, मिनिस्टर जो बिहार दे, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं सबसे ज़्यादा उनके कम्युनिटी के लोग आते हैं, और मैं उनके लिए वहाँ भी काम करता हूँ। मुसहर बोलते हैं उसको, मुसहर जाति। एक्चुअल में क्या है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, और जिनके पास ज़मीन है वो काम नहीं करते, वो ये हाल वहाँ पर भी है। और दूसरा, मैं MSP का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, सवाल MSP का नहीं है, सवाल में MSP के चक्कर में क्यों पड़े हो यार? आप कुछ ऐसा चीज़ बनो जो पाकिस्तान भेजो, जो अमेरिका भेजो, जो चाइना भेजो। क्यों चावल गेहूं के पीछे पड़े हुए हो? चावल के पीछे क्यों, किरी जीरी और कनक के पीछे क्यों पड़े हुए हो? छोड़ो ना इन चीज़ों को। जो चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, आप उसके बारे में सोचो ना। क्यों आप उसके पीछे पड़े हो जिसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, इतनी सारी समस्या, कटाई बुआई भी समस्या है, बिहार से लेबर आके काटता है, क्या ज़रूरत है? मेडिसिनल चीज़ों की खेती करो ना, फल फ्रूट की खेती करो ना। क्यों MSP? ये एक मुझे नहीं पता, अब इसका क्या पॉलिटिकल रंग है, क्या आई डोंट नो दैट। मैं कहता हूँ उसके चक्कर में ही मत पड़ो। आप जो पानी को यूज़ करते हो कुछ दिन पानी पीने लायक मिलेगा ही नहीं, जिस हिसाब से आप पानी यूज़ करते हैं। आप अपना पानी का हिसाब देख लो कि आपके पास कितना पानी है और कितना आप यूज़ कर रहे हो, आप उस पे आओ ना। मैं तमाम किसान भाइयों को कहूँगा, भैया आप इसकी खेती ही मत करो। आप जिसमें पानी लगता है, जो MSP वाली बात जो कर रहे हैं उसको छोड़ो ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उस टेक्नोलॉजी को लो। कई सारे ऐसे देश हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, आप उनको लेकर के आओ ना। आर्टिफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराऊगा ना, फिर ही फायदा ना। देखो जी, जब तक आप आगे नहीं आएंगे कोई कुछ नहीं करेगा। आप जब तैयार होंगे, जब मैं पढ़ने को तैयार हुआ तो किताब ही मिला। अगर हम नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो हमसे बनती है। सरकार में कौन लोग आते हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं? इसी किसान में से कोई सरकार बनेगा, इसी आप में से कोई आदमी सरकार बनेगा, वो वहाँ जा करके फिर वही बात करेगा। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪੇਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ यूपी बिहार ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं, ऐसा कोई पावरफुल नहीं होगा। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। देखो, जब भी चाहे कोई आदमी कनाडा में कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो अपना पंजाब ज़रूर आता है। क्यों आता है भाई? कनाडा में तुम्हारे पास क्या नहीं है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेना देना सब कुछ है, फिर भी वो पंजाब में क्या करने आता है? इसका मतलब वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यूपी बिहार के अगर कोई लोग थोड़ा कमा भी लिया तो वो उसको लगता है यार हमारा बिहार ठीक हो जाए, मैं वापस चला जाऊँगा। सब अपने रूट से जुड़ना चाहता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होता है। ये गलत फहमी में ना रहें। जिस दिन बिहार यूपी डेवलप हो गया, यूपी तो डेवलप हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, बिहार डेवलप होने के कगार पे है, कोई नहीं यहाँ रहेगा, किसी मजदूर नहीं लभने, कोई मजदूर नहीं, किसी को कोई शौक नहीं यहाँ रहने का, घर कोई नहीं छड़ता, कोई नहीं छड़ता, कोई नहीं छड़ता। और रही बात आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने का, आप 90% यहाँ पे खरड़ में चले जाओ, आपको गाड़ी साफ करने वाला बिहार का, पानी पूरी बेचने वाला बिहार का, दुकान पे काम करने वाला बिहार का, उनको पूछो भाई साहब आपका वोटर आईडी कहाँ का बना हुआ, कहेगा बिहार का। वो यहाँ का नहीं बनाते हैं क्योंकि उसको अभी भी वहाँ से लगा हुआ है। हाँ। कुछ परसेंटेज 1-2% उससे कुछ नहीं होता। हाँ, पंजाबियों को चाहिए कि अपना घर संभाले। अगर आपका अपना घर आप खुद नहीं संभालोगे तो कोई तो संभालेगा। कोई ना संभाले।
ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। अगर हमारी बात कोई गलत हो तो उसको माफ़ करिएगा। ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ कामयाबी देगा। बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, बस एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट। पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट शॉर्टकट कि मैं ये कर लूँ तो आज मैं वो कर लूँ, नहीं। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਮਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मी धर्म होना चाहिए। बिल्कुल 100% कर्म ही कर्म है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि एक बच्चे को पहले फुटबॉल खेलना सिखाए या गीता पढ़ाना सिखाए? कहते फुटबॉल खेलना सिखाओ। कहता जब तक उसकी शरीर मजबूत नहीं हुआ गीता का अर्थ नहीं समझ सकता। मतलब उन्होंने कर्म करने के लिए कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सुबह से शाम तक बानी, गुरबानी, गीता, रामायण, महाभारत पाठ करते रहो। ये ठीक है, वो एक दिशा दिखाने के लिए ठीक है कि हम जो काम करें बेहतर करें, बल्कि ये नहीं है कि दिन रात माला ही जपते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। तो बाबा नानक की किरत करो, नाम जपो, वंड छको ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और उम्मीद करते कि अज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।